जय सीताराम। आज जो मतलब मेन क्वेश्चन, आज के बाद आप जो भी वीडियो देखेंगे मात्र मेन क्वेश्चन की वीडियो रहेगी, क्योंकि मैथ पूरी हो चुकी है लगभग। ग्रामर मैंने भी आपके 10वीं से रिलेटेड इंग्लिश का भी कुछ 50% ग्रामर डाल दिया है, और मात्र अब ग्रामर और मेन क्वेश्चन की वीडियो बनेगी। और ये भी बात है कि आप पढ़ोगे और नहीं देखोगे तो बाद में पछताओगे, ठीक है। इसे को मैं जो जो आपको बताता हूँ वो उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। ये बात मान लो कि 100% आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। अब समय न वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मेरी बात समझना, कुछ लॉजिक लगाना है। सफाई तब होती है जहां गंदगी होती है, सीधी बात है। मतलब सोच के ऐसा पढ़ना है कि सफाई कहाँ होती है, जब गंदगी होती है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन रिबन को साफ करना, मतलब रिबन में गंदगी रहती होगी। अंदाजा लगा सकते हैं कि रिबन गंदा होगा और उसको तभी साफ करेंगे। तो सीधी बात है कि हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को उसकी गंदगी हटाने के लिए उसको साफ किया जाता है, जिससे उसमें आग जल्दी पकड़ ले, उसमें आग जल्दी पकड़ ले। सीधा रीजन है। मतलब सोच के लिखना, जो क्वेश्चन कहता है उसी में आंसर रहता है। बात समझ में आई ना? अब जैसे लोहे के वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, तो आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि पेंट क्यों करते हैं। ये लिखना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं कि आप लोग देखे होंगे दैनिक जीवन में, गलत कहला जाएगा। मतलब पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जंग ना लगे, वो नष्ट ना हो। तो सीधे लिख सकते हैं कि हम लोहे को नष्ट होने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए हम उसमें पेंट करते हैं। बस हो गया। नष्ट होने से बचाने के लिए, या संक्षारण से मतलब रोकने के लिए, या जंग लगने के रोकने के लिए हम उसमें पेंट करते हैं। बात खत्म। बहुत आसान, मतलब आप रटना नहीं, समझना है। विकृत गंधिता, और विकृत मन नहीं कहें, इसमें विकार आ गया। विकृत गंध मतलब गंध का बदलना। विकृत गंधिता का मतलब गंध का बदलना। गंध बदल गई, और गंध कब बदलती है? जब वो खराब हो जाता है। तो किसी भी पोषक पदार्थ का या भोज्य पदार्थ का मतलब खाने योग्य ना रहना, खाने योग्य ना रहना, नष्ट हो जाना, मतलब उसमें बदबू पैदा हो जाना, विकृत गंधिता है। अब इसमें एग्जाम्पल खूब सारे दे सकते हैं आप। मान लो कोई दाल है, चावल है कि 24 घंटे 48 घंटे के बाद उसमें बदबू आने लगती है ना, तो विकृत गंधिका कहलाता है। इस तरह मतलब शब्दों के अर्थ को समझना। बाकी आप विज्ञान के बारे में लिख सकते हो, ये बात भी पक्की है, क्योंकि आप विज्ञान में जीते हो, विज्ञान में रहते हो, विज्ञान को देखते हो। सिर्फ शब्दों का अर्थ समझो। अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं? तो अपघटन, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूटना। जब कोई मतलब एकल अणु आपस में टूट कर दो अणु बनाता हूं। भाई जब कोई चीज टूटेगा तो दो भाग बनेंगे। वियोजन मतलब टूटना, ऐसा समझ लेना। और यह हेडिंग डालना कि वियोजन का शाब्दिक अर्थ है टूटना। जब कोई एकल यौगिक दो भागों में टूट जाता है जिस अवक्रिया में, उस अवक्रिया को हम अपघटन या वियोजन अवक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल कोई भी दे देना, जैसे CO2, C+O2, है ना, समझ गए ना। CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड O2 में टूट जाएगी, तो इस तरह। और जो है फिर संयोजन अवक्रिया को उदाहरण दीजिए, उदाहरण से ही समझाना है। तो संयोजन मतलब क्या हुआ? जुड़ना। संयोजन मतलब जुड़ना। तो जुड़ना मतलब आपस में जुड़ गया, उसी को हम क्या कहेंगे? संयोजन। ठीक है। तो संयोजन वो रासायनिक अवक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व और यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। कहा जाए तो एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद बना दिए, दो मिलके एक बनाए, वहां क्या हुआ? संयोजन हुआ। जैसे C+O2, है ना, तो CO2 हो गया। यहाँ ये मैथ में इक्वल लगता है, इसमें गिब्स लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब संचारण किसे कहते हैं? संचारण के तरीके। तो संचारण का मतलब मैंने अभी अभी बताया कि लोहे का नष्ट होना, लोहे का नष्ट होना मतलब उसको रोकना। हम मतलब जैसे अब क्यों नष्ट होता है लोहा? जब कोई धातु मतलब आर्द्रता, नमी
इनके संपर्क में आती है तो नष्ट होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। या कहो तो सीधी बात में इस तरह भी आप लिख सकते हो कि एक लोहे का वायु और जल के, या लोहे जैसी धातुओं का, ऐसे लिख देना, लोहे जैसी धातुओं को वायु और नमी के संपर्क में आकर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो सहने सहने वो नष्ट होने लगता है। इसी को संक्षारण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण हो गया। अब संक्षारण के उदाहरण, अगर उदाहरण देखा जाए तो लोहे में जंग लगना, चांदी की सतह काली पड़ना, यह संक्षारण के उदाहरण है। लोहे में जंग लगना और चांदी की जो परत है वो क्या होनी? काली पड़ना, सतह काली पड़ जाना। अब इसमें इसका क्या है? तो इसमें जो है लोहे को हम किससे रोकते हैं? पेंट करके, है ना। तो संक्षारण को रोका, ग्रीस या तेल का उपयोग करके संक्षारण को रोका जा सकता है। ठीक है, और इस तरह इसको रोक लेना है। रेडॉक्स अवक्रिया, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। शोषी मतलब होता है सोखना, शोषी मतलब सोखना। जहां ऊष्मा का अवशोषण हो, ऐसी अवक्रियाएं जहां ऊष्मा का अवशोषण हो, उस अवक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अवक्रिया कहते हैं, है ना। ठीक है। और ऊष्मा छेपी का मतलब, छेपी मतलब पैदा होना, छेपी मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण आप जैसे CH4 + 2O2 = CO2 + H2O, कई सारे एग्जाम्पल उसमें किताब में आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना। फिर रेडॉक्स, रेडॉक्स में उपचयन अपचयन दोनों शामिल होता है, सामूहिक नाम होता है रेडॉक्स। जहां दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हों, उपचयन और अपचयन एक साथ हों, उपचयन और अपचयन एक साथ हो, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि होना, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन में कमी होना, ऑक्सीजन में कमी होना, ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का नष्ट होना अपचयन है। और उपचयन मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि होना, है ना। बात समझ में आ रही? ऐसा याद कर लेना, उपचयन मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का नष्ट होना, अपचयित हो गया। ठीक, ऐसा। तो इस तरह आप इसको कर लेना। फिर कहता है कि विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन का मतलब होता नहीं, बोलते हैं कि विस्थापित हो गया यहाँ से दूसरे स्थान। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, विस्थापित हो गया। विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला गया, पहले इस जगह था अब दूसरी जगह, पहले अर्थ समझना, है ना। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह बदलना, है ना, बदल दिया उसने। और जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में एक एग्जाम्पल है Fe + CuSO4, समझना बात को। अब देखना, ये SO4 इसके साथ था तो ये विस्थापित हुआ, FeSO4 + Cu बना दिया आयन। बात समझ में आई? और द्विविस्थापन का मतलब है, द्विविस्थापन का नीचे लिख रहा हूं, Na2SO4 + BaCl2 गिव्स अब 2NaCl। देखो 2Na कुछ इसके मिले इससे और कुछ इसके मिले इससे, ऐसा। तो BaSO4 ये आपकी एग्जाम्पल हो गई। ये हो गया विस्थापन का, ये हो गया द्विविस्थापन का। ठीक। फिर इसके बाद फोटोग्राफिक का आधारभूत सिद्धांत लिखिए। फोटोग्राफिक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आप इसको पढ़ लेना। अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब होता है अवक्षेप का निर्माण, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक मिलकर एक ठोस अभिकारक अवक्षेप बनाता है, उत्पाद बनाता है। अभिकारकों का दो अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक ठोस बनाते हैं, उसमें जो है अवक्षेप बनाते हैं, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखो, जब आप सो के जनरली जगते हो तो शरीर गर्म रहता है ना। तो जब गर्म रहता है तो श्वसन के कारण शरीर का गर्म होना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, हमारा शरीर गर्म होता है ना। तो इस तरह है। और जैसे मान लो ये आलू के चिप्स निर्माता चिप्स को थैली में नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं? आलू के चिप्स निर्माता
चिप्स को थैली मतलब नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन एक ऐसी, देखो समझना बात को, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखती है, नष्ट होने से बचाती है। तो जब नष्ट होने से बचाती है तो आलू के चिप्स के पैकेट में इसीलिए नाइट्रोजन को डाल दिया जाता है कि 2-4-6 महीने वो चिप्स बदबू ना मारे, नष्ट ना हो, बस यही लिखना है आपको। तो आप ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि कहीं भी नाइट्रोजन गैस का नाम आ जाए, इसको क्यों ऐसा भरते हैं, तो जान लो कि वो भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से मतलब रोकने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है ना। एक क्वेश्चन और हम लोगों के जमाने में आता था कि सोडियम को मिट्टी तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं। देखो एक साइंस की भाषा में होता है क्रियाशीलता, तो सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है, सोडियम जो है बहुत अवक्रियाशील धातु है, यह स्वतः हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसलिए इसे सुरक्षित बचाने के लिए इसको केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, जिसमें इससे आग उग ना पकड़े। बात समझ में आ रही ना। तो ये क्वेश्चन मेरी आप बात मान लो 100% आना ही आना है, और इसके अलावा आप भटकोगे तो राम जी आपका पार लगाएं फिर भी कि नहीं। तो इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।